स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल भाग 2 में लेसन 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और जैसा कि नाम दिया गया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं अर्थात लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? कृषि प्रधान है। तो इसके जीवन रेखाएं कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन से क्रियाकलाप हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह प्राप्त होती है ना। तो इसमें जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको वो विकास की राह पर कैसे अग्रसर होगी, कौन सी ऐसे कार्य हैं और कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिनके माध्यम से विकास हम अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होती है। तो इस लेसन में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? जो परिवहन एवं संचार के साधन, ठीक है, इनका महत्व जानेंगे। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, हर प्रकार के जितने भी परिवहन हैं। परिवहन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले जो साधन हैं, है ना, जो साधन है वो चाहे स्थल के साधन हो, जल के साधन हो, वायु के साधन हो। तो इस तरह से जितने प्रकार के साधन है, स्थल परिवहन है ना, जैसे रेल परिवहन, पाइपलाइन, इस तरह से जल परिवहन हो गए। तो इन सभी परिवहन के साधनों के बारे में जानेंगे, इनकी समस्याएं क्या हैं और समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। और इसके अलावा हम देखेंगे संचार के सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन एक व्यापार के रूप में। इस तरह से इस लेसन में हमको इतने सारे बिंदुओं के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीवन रेखाएं हैं उसके रूप में मूल बिंदु स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या है? भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क मार्ग निम्न कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपने देखा जो परिवहन के साधन हैं वह कई हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन है और इसके अलावा रेल परिवहन है, लेकिन अब इन्हीं के बारे में हमें समझना है कि जो ये हमारा स्थल परिवहन है यह अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? ये कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला है, रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के निर्माण लागत कम है। आप देखिए जब सड़क बनाई जाती है और दूसरी तरफ जो रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं तो उसमें दोनों में बहुत अंतर है। रेल को परिवहन बनाने में बहुत समय, बहुत लागत लगती है, जबकि सड़क परिवहन बनाने में कम लागत और कम समय में तैयार हो जाती है, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु है, ऊबड़ खाबड़ भागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, यानी जो स्थान ऊंचे नीचे वहाँ भी प्रयास करके सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अधिक ढाल प्रवणता में सड़कें निर्मित की जा सकती है, जहाँ ज़्यादा ढाल है वहाँ भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। और कम दूरी, कम वस्तुओं, कम व्यक्तियों के परिवहन में मितव्ययी है। घर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क क्या है? अगर हम सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं तो घर पर हमारी सुविधाएं वो उपलब्ध हो जाती हैं, हमें ज़्यादा पर जो है यात्रा नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा अन्य परिवहन के साधनों में एक कड़ी के रूप में है। और जो परिवहन है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं ट्रेन पकड़नी है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए हम हमारे घर के पास ही कोई रेलवे स्टेशन तो होगा नहीं। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी हमें सड़क परिवहन का ही माध्यम लेना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या है, अन्य परिवहन के साधनों में ये क्या है, एक कड़ी के रूप में है। कौन? स्थल परिवहन। और इसके आगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या महाराजमार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है ना, ये जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग परियोजना आरंभ की है। ठीक है, आप देखिए इंडिया के मैप में यहाँ दिल्ली है, फिर इधर मुंबई है इस साइड में, और इधर कोलकाता है और ये चेन्नई है। इस तरह से इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए क्या किया है, 6 लेन वाली एक महाराजमार्ग परियोजना आरंभ की है। और इस परियोजना में 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से
है ना, ठीक है। ये भारत का नक्शा देखिए, ऊपर क्या है, यहाँ श्रीनगर है और नीचे क्या है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो दो गलियारे कह रहे हैं, उत्तर दिशा और नीचे ये दक्षिण दिशा। उत्तर में क्या है हमारा, श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी है, इसको जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम इधर पूरब है और इस साइड लेफ्ट साइड हमारे पश्चिम है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर कहाँ है, इधर असम है, असम में सिलचर, और इधर क्या है, गुजरात में पोरबंदर, ठीक है। तो इन चारों कोनों को जोड़ने वाला यह एक परियोजना महाराजमार्ग है। ऐसे मार्ग 4 से 6 लेन तक के होते हैं, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए, यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हमारे देश में 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक 6 लेन वाली महाराजमार्ग है। 4 महानगर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और तो इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर को में क्या है, श्रीनगर है, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाला, और इधर सिलचर से इधर पोरबंदर को जोड़ने वाला एक महाराजमार्ग है। उसके बाद भारत में सड़क परिवहन की समस्या, सड़क और समस्या, आप सभी इससे रूबरू हैं, आपको पता है कौन कौन सी समस्याएं हैं, आप भली भांति इससे परिचित हैं, फिर भी देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी समस्याएं हैं, इस पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। भारत में सड़क पहले वहन की समस्याएं कई प्रकार से, वहन ये बिंदु जो है गलत है। भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं, ठीक है ना, ये कहीं कहीं मिसप्रिंट भी हो जाता है। भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं कई प्रकार की हैं। चाहे सड़क परिवहन के साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इसके सामने अनेक समस्याएं हैं, ये नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित हैं। भारत में ही यात्रियों की संख्या अधिक और माल की अधिक मात्रा को ध्यान में रखने से इस बात का आभास हो जाता है कि सड़कों का जाल अपेक्षाकृत कम है, यानी जितनी जनसंख्या है उससे कम अपेक्षाकृत सड़कों का जाल है। भारत में लगभग 50% सड़कें अच्छी हैं, जितनी भी हैं उसका 50% ही अच्छी हैं, जो वर्षा के दिनों में कीचड़ से भर जाती हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं और मुख्य रूप से वे बड़े नगरों तक ही सीमित है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो छोटे नगर हैं, उनको नहीं जोड़ने में सक्षम है, तो इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन सड़कों पर बने हुए बहुत से पुल और पुलियाँ न केवल सक्रिय हैं, वरन पुरानी होने के कारण टूटी होती अवस्था में हैं और किसी भी समय बैठ सकते हैं। ये जो पुराने पुल हैं, पुलियाँ, अधिक बारिश होने पर आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि फलां जगह पर ये पुल जो है ढह गया है ना, तो इतने धन जन की हानि होती है। इस प्रकार से भारत में जो पुल और पुलियाँ हैं, ये क्या है, बहुत कंजस्टेड, बहुत सक्रिय है और पुरानी है और क्या है, टूटी अवस्था में है, तो जिससे कभी किसी भी समय ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़क परिवहन में एक बड़ी समस्या ये है कि इसमें आवश्यक सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। इसमें टेलीफोन, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। बसों, ट्रकों में पुलिस संरक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इन पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं होता है। उसके बाद भारत में सड़कों का समान वितरण। भारत में सड़कों का समान वितरण नहीं है, जिसके अनेक कारण हैं। पहला कारण, भारत के धरातल से संबंधित जिस कारण मैदानों में सड़कें बनाना आसान है, तो कई पहाड़ी, जंगली और दलदली भूमि में सड़कें बनाना बहुत कठिन है। जाहिर सी बात है, जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ पर तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ी और दलदली भाग है वहाँ पर सड़कें बनाना आसान नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक प्रकार की छोटी बड़ी सड़कें हैं, जहाँ एक और जहाँ स्वर्णिम महाराजमार्ग है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग और क्षेत्रीय राजमार्ग हैं, जिन्हें बनाने में अलग सामग्री और अलग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है, इन सड़कों का नियंत्रण भी अलग अलग लोगों के हाथों में होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा समान सड़कों का निर्माण भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, जबकि अनेक अन्य सड़कों का निर्माण राज्य, जिला एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। इन सभी कारणों से सड़कों का वितरण समान नहीं हो पाता। वर्ष 2007-8 के अनुसार सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में
10.04 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। वहीं उत्तर प्रदेश में इनका घनत्व 532.27 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था और राष्ट्रीय घनत्व 425.02 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। ये तो था बच्चों सड़क परिवहन। अब आइए देखते हैं रेल परिवहन, है ना। रेल, आपने ट्रेन का सफ़र भी किया होगा, तो क्या समस्याएं हैं, क्या इसका परिचय है, ये भी देखते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन कुछ पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर अत्यधिक सुविधाजनक साधन है। सड़क परिवहन की अपेक्षा रेल परिवहन क्या है, कम समय में और जल्दी पहुंचाने वाला ये एक साधन है, सुरक्षित पहुंचाने वाला। उसके बाद निम्नलिखित कारणों से अधिक सुविधाजनक ये माना जाता है। तो पहला कारण दिया गया है, परिवहन के अन्य सभी साधन की तुलना में रेलों में सफ़र करना सुविधाजनक रहता है। इसमें यात्री सोकर यात्रा कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल बिंदु है बच्चों, आपने इनको उपयोग किया है और अनुभव किया है। तो अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन है रेल परिवहन के बारे में, इनका परिचय दीजिए, इनका महत्व दीजिए या फिर तुलना करनी है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा भी। आवश्यकता है कि आप इन बिंदुओं को समझ लें। दूसरा है, विशेष रूप से भारी सामान लाने व ले जाने में रेलवे बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तीसरा बिंदु, अन्य यातायात साधनों की अपेक्षा रेलवे भारी सामान को अधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जा सकती है। जहां सड़क परिवहन में इनकी सुविधा नहीं है, वहां पर रेल परिवहन के माध्यम से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद 1980 में रेल मार्ग की कुल लंबाई 61,000 किलोमीटर के लगभग थी। रेलों के सामान ढोने की क्षमता यातायात के अन्य सभी साधनों से बहुत अधिक है। देश के अंदर ढोए जाने वाले कुल सामान ये देखिए कहीं कहीं मिस प्रिंट है, इसको आपको नहीं करना है। कुल सामान का 4/5 भाग रेलों के द्वारा ही ढोया जाता है। ये तो थी सुविधाएं। अब रेलों की समस्याएं, भारतीय रेल की क्या समस्या है, यह भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। ठीक है, 3 प्रकार की समस्याएं। एक तो भू आकृतिक, यानी जो धरातल है इसकी आकृति कैसी है, कहाँ पर है और किस प्रकार की संरचना है, एक तो यह समस्या है। दूसरा आर्थिक, धन संबंधी समस्या है और तीसरा है प्रशासकीय या प्रशासन संबंधी समस्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके। उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन का विकास हुआ है। उत्तरी मैदान आपको पता है प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में हर प्रकार के साधनों, चाहे सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन, उसको बनाना आसान है। नदियों पर पुलों के निर्माण में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। निर्माण के समय रेल लोन के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। रेलों की देखभाल, रख रखाव पर बहुत खर्च आता है। विषम और उसके नीचे क्षेत्रों में जहां ढलान की प्रवणता अधिक होती है, रेल मार्ग आसानी से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, जहां पर अधिक ढलान है, स्लोप एरिया ज़्यादा है, वहां पर रेल मार्गों का निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि इसके ऊपर आपने देखा कि सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो रेल मार्ग बनाने के लिए कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान को लेकर जाने में विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं होती हैं। उसके अलावा कई बार यात्री भी रेलों के लिए कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। उनमें से कुछ बिना टिकट यात्रा करने का प्रयत्न करते हैं, ये भी आपने देखा है, सुना भी है। जबकि कुछ अन्य चैन खींचकर गाड़ी को व्यर्थ में रोकने का प्रयत्न करते हैं। परंतु ऐसी कार्रवाई से रेल के आने जाने में देरी हो जाती। जहाँ ट्रेन राइट टाइम होती, वहाँ पर कुछ लोग कभी शैतानी के कारण उसकी चैन खींचती है ना, तब भी उसमें बाधा होती है। और इसके अलावा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच विरल जनसंख्या वाले रेलवे लाइन के निर्माण में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। हिमालयी पर्वत जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ भी दुर्लभ, यहाँ भी जनसंख्या कम है। रेलवे लाइन के निर्माण में यहाँ बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए वहाँ पर इनका निर्माण संभव नहीं है। उसके बाद है भौतिक या भू आकृतिक कारक। अब आइए देखते हैं भू आकृतिक कारक क्या है। बहुत एक या भू आकृतिक
कारक जैसे मैदान, पर्वत, मरुस्थल आदि भारतीय रेल जल के वितरण को काफ़ी प्रभावित करते हैं। भू आकृति कैसी है वहाँ पर, तो ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है रेलों के विकास में। यदि भूमि, मैदान और समतल होगी, जैसे उत्तरी मैदान, तो वहाँ रेल बिछाना काफ़ी आसान होगा। अगर इसके विपरीत भूमि पहाड़ या ऊबड़ खाबड़ होगी, जैसे कि हिमालय के भाग है, वहाँ भी रेल लाइन बिछाना काफ़ी कठिन होता है। इसी प्रकार जिन भागों में वर्षा अधिक होती है, जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, तो वहाँ भी रेल लाइनें बिछाना कठिन हो जाता है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय भागों में रेल लाइनें बिछाना कोई इतना आसान कार्य नहीं होता। इस प्रकार भारतीय रेल जाल के, ये रेट लिखा है, आप समझदार हैं, समझ जाइए रेल है, रेल जाल के वितरण पर बहुत कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये था भू आकृति कारक। और अब है आर्थिक कारक क्या है रेलों के विकास में। तो आर्थिक कारक भी जैसे जनसंख्या का घनत्व अधिक होना, कृषि कार्य उन्नत होना तथा औद्योगिक गतिविधि अच्छा होना आदि भी भारतीय रेल के वितरण को काफ़ी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसे भागों में रेलों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ये था रेल परिवहन। और अब आइए देखते हैं पाइपलाइन। ठीक है, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। ये कैसा, एक आपने हो सकता है ना सुना हो, तो इसका परिचय आप ध्यान से देखें। यह क्या है, एक नया परिवहन का साधन है। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त उत्पाद तथा गैस परिवहन के काम आता है। पाइपलाइन बिछाने की आरंभिक लागत अधिक है, लेकिन चलाने की लागत न्यूनतम है। देश में पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला जाल असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद से कानपुर तक, और दूसरा है गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, पंजाब में जालंधर तक, और तीसरा है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक मिलती है। ये पाइपलाइन है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर यानी आर्थिक विकास को मापने का एक पैमाना है। ठीक है ना, क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच जो वस्तुओं का लेन देन होता है वह क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के विकास का क्या है, एक मापक है। अगर हम अपने देश से कि वस्तुओं का निर्यात करते हैं, यानी देश से अपने देश के उत्पाद को दूसरे देशों में ज़्यादा भेजते हैं, तो यह इस बात का मापक है कि हमारा जो विकास है वह प्लस पॉइंट है ना, धनात्मक विकास है। और अगर हम किसी अन्य देश से बाहर से सामान मंगाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे देश में उत्पादन कम हो रहा है, हम विकास के रास्ते पर अभी भी पीछे हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर होना। अब आइए देखते हैं आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। व्यापार में क्या होता है, एक पक्ष लेने वाला दूसरा देने वाला, तो ये 2 घटक होते हैं। आयात में बाहर से आना और निर्यात में अपने देश से दूसरे देश को भेजना। दूसरा है अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार कहते हैं। निर्यात मूल्य यानी जो अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं उसका मूल्य बाहर से आने वाले सामान के मूल्य से अधिक है, तो हमारा जो व्यापार है वह क्या है, संतुलित है, अनुकूल है हमारे। इसका तीसरा बिंदु है निर्यात की अपेक्षा आयात असंतुलित व्यापार है। अभी जैसे मैंने बताया, अगर हम अपने देश में बाहर के देशों से कोई सामान अधिक मंगाते हैं तो यह हमारा व्यापार क्या है, असंतुलित है। ठीक है, उसके बाद अब है पर्यटन एक व्यापार के रूप में, जैसे जो टूरिज्म है ये भी एक व्यापार के रूप में सामने आया है। तो पहला इसमें बिंदु है पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन में क्या होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दूसरे स्थान के लोगों से मिलते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा बिंदु है स्थानीय हस्तकला तथा सांस्कृतिक उद्यमों को बढ़ावा मिलता है। हम अगर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की जो हस्तकला है, वहाँ का जो सांस्कृतिक है
पर्यावरण है उससे हम परिचित होते हैं, उससे कुछ हमारा जानकारी बढ़ती है और वहाँ के लोगों को हमारे जो हस्तकला है या फिर हमारी जो जानकारी, हमारी कल्चरल जानकारी उनको हमसे लाभ होता है। इस प्रकार से ये लेन देन चलता रहता है पर्यटन के माध्यम से। तो ये भी एक व्यापार में ही शामिल किया गया है। अगला है सांस्कृतिक विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। सांस्कृतिक विरासत, अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत भी अलग होती है, तो उसको समझेंगे तभी हम, जब हम उस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर्यटन करेंगे। उसके बाद पर्यटन उद्योग विकास का एक उज्जवल भविष्य, यानी पर्यटन उद्योग में जो भविष्य है इसका बहुत ही उज्जवल है। ये थे परिवहन के साधन। और उसके बाद बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इन्हें भी बहुत ही ध्यान से देखें और इनके आंसर आपको बताए जा रहे हैं, उनको भी आप नोट कर ले, याद कर लेंगे बाद में। तो पहला जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सड़क मार्ग रेल मार्ग से अधिक महत्वपूर्ण विवेचना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग जो है अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों है ये आपको बताना है। दूसरा है, महाराजमार्ग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है। उसके बाद रेल जाल को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पाइपलाइन की क्या लाभ तथा क्या हानियां हैं। भारत में 3 प्रमुख पाइप जालों का वर्णन करें। व्यापार संतुलन से आपका क्या अभिप्राय है, भारत के संदर्भ में व्याख्या करें। और अंतिम प्रश्न है, भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सुझाव दें। इस प्रकार से आप देखिए 7 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बारी बारी से इनका आपको एक एक आंसर बताया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि पहला था सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदु हैं इनमें। पहला है, सड़क परिवहन के अपने विशेष गुण हैं जो रेल परिवहन से तुलना करने पर निखर कर सामने आते हैं। दूसरा है, यह रेल परिवहन से कहीं बेहतर होता है क्योंकि यह बहुत अधिक लचीला होता है। इसके द्वारा आप निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंचते हैं, ठीक है। निर्माता के द्वार से, यानी अगर बाय चांस हमें बस से यात्रा करनी है तो बस से जाते हुए अगर सड़क के किनारे हमारा कहीं घर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डोर टू डोर ये जो सेवाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, हमें उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने में बहुत सुविधा रहती है, ठीक है। उसके बाद है, हमारे देश में बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे भी हैं जैसे कश्मीर, असम आदि, जहाँ रेलें अभी तक ना के बराबर हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र जो दुर्लभ एरिया हैं, जो जंगली एरिया हैं, पहाड़ी एरिया हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अभी भी रेलों का विकास नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों में सड़क परिवहन एक वरदान के रूप में सामने आया है। ऐसे में सड़क परिवहन का महत्व और बढ़ जाता है। अगला है, सड़क परिवहन रेलवे द्वारा चलाए गए सामान को भी नियत स्थानों पर पहुंचाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, महाराजमार्ग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है। महाराजमार्ग क्या है और इसका क्या योगदान है। तो देखिए, महाराजमार्ग वह, यानी हाईवे आप जिसको कहते हैं, हाईवे, ठीक है ना। हाईवे कहने से आप समझ गए होंगे कि हाईवे क्या है और उसका क्या महत्व है हमारे आर्थिक विकास में देश के। तो इसको हिंदी में कहते हैं महाराजमार्ग या हाईवे। वह राष्ट्रीय महामार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में मिलाता है और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाईवे जो हमारा है महाराजमार्ग है, ठीक है ना, राष्ट्रीय महाराजमार्ग, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो आंसर है आपका 5846 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना, किलोमीटर लिखना है आपको, मीटर नहीं लिखना। उसके बाद, परिवहन के बिना व्यापार का विकास संभव ही नहीं है। अगर ये आने जाने के साधन ना हो तो जो उत्पाद फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं उनकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू तभी तक है जब उसको उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। तो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कौन है साधन है, ये परिवहन के साधन ही वरदान है। और इस राजमार्ग ने इस कथन को सिद्ध करके बताया है कि इस राज महामार्ग से कच्चे माल व निर्मित वस्तुओं
शीघ्र ही आदान प्रदान हो जाता है। दूसरे बड़े नगर में राजनीतिक एवं व्यापारी लोग भी शीघ्र आ सकते हैं। शीघ्र और मुक्त आदान प्रदान से न केवल आर्थिक लाभ में वृद्धि हुई है, वरन महानगरों के लोग आपस में जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल था और आशा है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला था क्वेश्चन कि रेल जाल को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। रेल जाल जो है इसको बनाने में कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित होते हैं। तो पहला है निर्माण के लिए समय। रेलों के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, समय भी अधिक लगता है और अधिक पैसे भी लगते हैं। दूसरा है रेलों की देखभाल और रख रखाव पर बहुत खर्चा आता है। विषम और ऊंचे नीचे क्षेत्रों में जहां ढलान प्रवणता अधिक होती है, रेल मार्ग आसानी से नहीं बनाए जा सकते हैं। फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान को ले जाने में रेलवे विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी और भी है। कई बार यात्री भी रेलों के लिए कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। जैसे आपने ऊपर भी पढ़ा है, कुछ क्या करते हैं बिना टिकट यात्रा करने लगते हैं, कुछ गाड़ी की चेन खींच देते हैं। इस प्रकार से रेल को जो समय राइट टाइम होता है उसमें व्यवधान आता है या बाधा होती है। उसके बाद है पाइपलाइन का क्वेश्चन था। पाइपलाइन की क्या लाभ और क्या हानियां हैं। पाइपलाइन आप देखिए, जो मिट्टी का तेल है, जो पेट्रोल है, जो गैस है ना, तो इसको हम क्या है एक स्थान से दूसरे स्थानों को ले जाने के लिए पाइप के माध्यम से इनका परिवहन होता है। तो इन पाइपों को एक बार बनाने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार अगर बन गई तो इनमें सप्लाई कंटिन्यू चलती रहती है, अगर बीच में ये क्षतिग्रस्त कहीं ना हो जाए। ठीक है ना। तो इन पाइपों के माध्यम से जो है पेट्रोल और ये मिट्टी का तेल है, गैस जो है, इनका परिवहन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को हो सकता है। और इनकी विशेषता यह है कि ये दुर्लभ क्षेत्रों में भी, पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया, मरुस्थलीय, हर जगह इनसे सुविधा प्राप्त होती है। तो ये बहुत बड़ा परिवहन का साधन है जिससे कि लोगों को सुविधाएं हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों, है ना। तो जहाँ इसके लाभ हैं वहीं कुछ हानियाँ भी हैं। तो आइए देखते हैं क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। देखिए, शुरू में पाइपलाइन बिछाने में काफ़ी कर लग जाता है, यानी पैसा लग जाता है, परंतु बाद में व्यय में काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरा है पाइपलाइन द्वारा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में एक समय नष्ट नहीं होता, ये एक समय है ना नष्ट नहीं होता। और दूसरे मार्ग में होने वाली चोरी बर्बादी से बचाया जा सकता है, परंतु इसमें होने वाले रिसाव का जल्दी पता नहीं चलता है। बाई चांस देखिए, ये पाइपलाइन जा रही है और बीच में कहीं समुद्र है ना, पाइपलाइन बिछी हुई है, और अगर इसमें से कहीं लीकेज हो गया और तेल का रिसाव होने लगा तो क्या होगा, जल्दी से इस पूरी पाइपलाइन में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि लीकेज कहाँ है। और अगर ये समुद्र के रास्ते से किसी जलीय क्षेत्र से ये पाइपलाइन होके जा रही है तो इससे जो तेल का रिसाव होता है तो उस क्षेत्र में, जल में जो जीव जंतु हैं उन्हें भी बहुत अधिक नुकसान होता है, उनके जीवन को हानि होती है। तो ये भी एक नुकसान है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त रेलवे पर चीज़ों के होने का बोझा भी बहुत कम हो जाता है। होने नहीं है, चीज़ों के ढोने का। इसके अतिरिक्त रेलवे पर चीज़ों के ढोने का बोझा भी बहुत कम हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन था, भारत में 3 प्रमुख पाइप जालों का वर्णन कीजिए। 3 पाइप जाले हैं, इनका वर्णन करना है, तीनों पाइपों के बारे में बताना है। 1730 किलोमीटर लंबी हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। ठीक है, हजीरा, ये देखो लिखा गया है इसमें ब्रैकेट में HBJ, यानी H से क्या होगा हजीरा, और B से होगा बीजापुर, और J से होगा जगदीशपुर। इसको शॉर्ट में कहते हैं HBJ। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं HBJ क्या है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म याद कर लेना, हजीरा और बीजापुर, है ना। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चों, हाँ ये है HBJ, आपको शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म पता लग गया होगा। पाइपलाइन हजीरा से शुरू होकर गुजरात में, बीजापुर मध्य प्रदेश में,
जाती है और वहाँ से जगदीशपुर यानी उत्तर प्रदेश में आकर ख़त्म हो जाती है। बीजापुर से एक शाखा निकलकर सवाई माधोपुर ये राजस्थान जाती है। तो ये था पाइपलाइन तीनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था व्यापार संतुलन से आपका क्या अभिप्राय है, भारत के संदर्भ में बताएं। व्यापार संतुलन देखिए क्या है इसका अर्थ, यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य, निर्यात माने अपने देश से दूसरे देश में भेजना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है, इनका मूल्य आयात की जाने, आयात क्या है, दूसरे देश से अपने देश में आना या मंगाना, उनका मूल्य अधिक होता है, तब इससे व्यापार का अनुकूल संतुलन कहा जाता है, ठीक है। इसके विपरीत जब निर्यात की गई वस्तुओं का मोल आयात की गई वस्तुओं के मूल्य से कम होता है तो उसे प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है। इसको मैंने ऊपर भी समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद है भारत में विदेशी व्यापार का संतुलन। विदेशी व्यापार का संतुलन क्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि पिछले शताब्दी में से कुछ दशकों से पता चलता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। उदाहरण के तौर पर सन 2000, ये सर लिखा है बच्चों, आप इसको सन पढ़ें, है ना, ये है सन 2001 में भारत का कुल विदेशी व्यापार लगभग 43 करोड़ था, ठीक है ना। 2001 में जो कुल विदेशी व्यापार कोई 43 लाख करोड़ का हुआ और कुल 47% का निर्यात हुआ, परंतु हमें 53% आयात करना पड़ा। ध्यान से देखिए आयात तो निर्यात कितना है, ठीक है ना। कुल कितना हुआ व्यापार, 43 लाख करोड़ का हुआ और 47% का निर्यात हुआ, परंतु हमें 53% आयात करना पड़ा, यानी भेजने की अपेक्षा हमको बाहर से ज़्यादा मंगाना पड़ा। दूसरे शब्दों में भारत में निर्यात से अधिक आयात था, ठीक है। इसलिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रतिकूल था, परंतु यह कोई अंतर इतना बड़ा नहीं है और हम इस व्यापार संतुलन को आसानी से अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमें निर्यात किया जाने वाला उत्तम श्रेणी का बनाना होगा, यानी हम जो अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं उसकी क्वालिटी पे ध्यान रखना होगा। दूसरा, हमें कच्चे माल की बजाय बना हुआ माल अधिक मात्रा में बाहर भेजना होगा। तीसरे, हमें अपने आयात को कम करना होगा, जो बाहर से सामान मंगाते हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा और जो बाहर भेजते हैं उसमें कच्चा माल ना भेज करके हम बने हुए तैयार किए हुए माल को भेजें और उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें और स्वदेशी चीज़ों पर अधिक जोर दें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के कुछ सुझाव। जो हमारा पर्यटन उद्योग है, टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए हम कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, किस प्रकार से अधिक यह विकास करे पर्यटन उद्योग। तो पहला है बच्चों, पर्यटन को आर्थिक वृद्धि के प्रमुख तंत्र बनाना। दूसरा, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन में प्रत्यक्ष और बहुआयामी प्रभावों को काम में लाना। तीसरा, पर्यटन वृद्धि के प्रमुख साधन के लिए घरेलू पर्यटन पर जोर देना, यानी हम घरेलू जो भ्रमण के क्षेत्र इन पर जोर दें। भारत को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए अंकुरित वैश्विक यात्रा, व्यापार और स्थल के रूप में भारत की विशाल दोहन की गई संभावना का लाभ उठाना। कहने का तात्पर्य कि हमारे देश में संसाधनों की और संभावनाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है कि उसको समझें और उनका लाभ उठाएं। इसके बाद सहायक सुविधा और उत्प्रेरक के रूप में निजी क्षेत्र में के साथ में सरकार के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना, ठीक है। निजीकरण जो प्राइवेट सेक्टर हैं इनको साथ लेकर सरकार के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और राज्यों, निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों के साथ भागीदारी से भारत की अद्वितीय सहभागिता और विरासत और संस्कृति पर आधारित समेकित पर्यटन परिपथों का सृजन और विकास करना। बहुत सिंपल है और इसको समझ के अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं किस प्रकार से हम भ्रमण उद्योग या पर्यटन उद्योग को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। यह सुनिश्चित करना कि भारत में पर्यटक शारीरिक रूप से शक्ति,
प्राप्त करें और मानसिक तौर पर नव जीवन प्राप्त करें, सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध हों, आध्यात्मिक तौर पर उन्नत हों और भारत को अंदर से अनुभव करें। इस प्रकार से हम भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने देश में जो महत्वपूर्ण भ्रमण स्थल हैं उनका विकास करें, वहाँ अधिक सुविधाएं दें, तो संभव है कि यह उद्योग अधिक विकसित हो सकता है। तो ये था बच्चों लेसन 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सूचना दे दूं कि यह जो है ज्योग्राफी का लास्ट लेसन था और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, जो भाग था, है ना। और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका नागरिक शास्त्र और उसके बाद फिर अर्थशास्त्र, है ना। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर टच करें और उसके सब्सक्राइब भी करें बच्चों, जिससे कि अगले लेसन की वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, थैंक यू।